आप सभी को नमस्कार। मध्य प्रदेश के भूगोल के अध्ययन के क्रम में आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों को। मध्य प्रदेश के औद्योगिक इकाइयों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की जो वीडियो है, जो आज की चर्चा है, वो हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों से। और खनिज संसाधनों की जब बात आती है तो धात्विक अधात्विक दो प्रकार के खनिजों की बात की जाती है। और आज जो हम बात करने वाले हैं ये मध्य प्रदेश से संदर्भित धात्विक खनिजों की सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हैं मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है। और यदि हम देखें, अविभाजित जो मध्य प्रदेश हुआ करता था उसका खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान था। जब तक मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था उस समय तक मध्य प्रदेश का जो स्थान था खनिज के उत्पादन में वो प्रथम स्थान पे था। मध्य प्रदेश खनिज भंडारों की दृष्टि में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो खनिज भंडारों की दृष्टिकोण यदि हम देखा जाए मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश का पूरे भारत में तीसरा स्थान आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश ने अपनी खनिज नीति सर्वप्रथम वर्ष 1955 में घोषित किया था। कई बार पूछा जाता है तो ये भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम अपनी खनिज नीति कब घोषित किया था। वर्ष 1955 में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश द्वारा खनिज नीति घोषित की गई थी। मध्य प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना भी की गई है। और कब की गई यदि हम बात करें तो 19 जनवरी 1962 को मध्य प्रदेश में राजकीय खनिज निगम की स्थापना की गई, ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें कि किन खनिजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है, प्रथम स्थान पे है, तो चूना हो गया, ताम्र अयस्क हो गया, फाइरोफिलाइट हो गया, इन तीनों के स्थान पे मध्य प्रदेश यदि देखें तो प्रथम स्थान पर आता है। अब इसमें यदि हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण इनकी खाने हैं। जैसे आप देखते होंगे मध्य प्रदेश का है मलाज खंड। मलाज खंड जो बालाघाट जिले के अंतर्गत पड़ता है। आप जानते हैं ताम्र अयस्क की 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी पेटी में यहाँ पे जो आपका मुख्य रूप से यदि हम देखें तो यहाँ से आपका ताम्र अयस्क निकाला जाता है, विशेषकर मलाज खनिज से। तो यहाँ पे हम 4 खनिजों की मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करने वाले हैं। मैग्नीज, टंगस्टन, लौह अयस्क और तांबा। इनमें से जो प्रथम स्थान पे है, जो कुछ क्षेत्र प्रथम स्थान पे है, उनकी चर्चा यहाँ पे की गई। सबसे पहले दामोह आपका क्षेत्र आता है। दामोह जो आपका जिला आता है, यहाँ पे क्या है, दामोह में पाए गए गैलेना खनिजों से बंदूक की गोली का अगला हिस्सा तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है कि दामोह क्षेत्र में जो गैलेना खनिज पाया जाता है, उससे क्या तैयार किया जाता है, बंदूक की गोली का अगला हिस्सा तैयार किया जाता है। और ये जो खनिज है ये आपको दामोह में मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें मंदसौर जिला है मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है क्यों चर्चा में रहता है, स्लेट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। ये आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है सबसे प्रमुख जिला है जहां से स्लेट का उत्पादन किया जाता है। और यह भारत का सबसे पहला राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में स्लेट निकाला जाता है। इसके बाद यदि हम देखें तो झाबुआ आता है। झाबुआ में क्या है, झाबुआ विशेषकर डोलामाइट के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कुछ खनिज हैं, उन विशेष खनिजों के लिए कोई एक क्षेत्र है जो उस राज्य विशेष में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। वो राज्य विशेष में वो जो प्रमुख जिला है या क्षेत्र है सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए जाना जाता है। तो इसलिए एक राज्य के संदर्भ में जब आप पढ़ते हैं किसी भी राज्य के संदर्भ में, तो उनके कुछ जिले होते हैं जो कुछ विशेष खनिजों के लिए चर्चा में रहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने देखा डोलामाइट कहां पे पाया जाता है, प्रमुख रूप से झाबुआ। स्लेट कहां पे प्रमुख रूप से मिलता है, मंदसौर। इसी तरह से गैलेना खनिज कहां पे मिलता है, दामोह। इसी तरह से यदि हम देखें छिंदवाड़ा और बालाघाट, तो छिंदवाड़ा और बालाघाट ये जो 2 जिले हैं, यहां से विशेषकर जो आपको देखने को मिलता है वो तांबा का। बालाघाट से तो सबसे ज्यादा आप जानते हैं तांबा निकाला जाता है, ठीक है, तांबा राजधानी के रूप में भी इसको जानते हैं। तो बालाघाट का जो मलाज खंड है ये तांबा के खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या बालाघाट में सिर्फ और सिर्फ तांबा मिलता है? नहीं, यहाँ पे मैग्नीज भी मिलता है, यहाँ पे लौह अयस्क भी मिलता है। छिंदवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि छिंदवाड़ा में भी मैग्नीज पाया जाता है। मंडला क्यों प्रसिद्ध है यदि हम देखें तो मंडला में भी आपको मैग्नीज देखने को मिलेगा, लौह अयस्क देखने को मिलेगा। जबलपुर में क्या देखने को मिलता है, सिर्फ लौह अयस्क। नरसिंहपुर लौह अयस्क देखने को मिलता है। इसके बाद होशंगाबाद आता है। होशंगाबाद यदि हम देखें तो यहां से टंगस्टन निकाला जाता है। होशंगाबाद जिले का आगर गांव है जहां से टंगस्टन का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। तो होशंगाबाद क्षेत्र आपको याद रखना है। जब कभी भी मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात हो कि किस क्षेत्र विशेष से टंगस्टन निकाला जाता है तो आपको होशंगाबाद याद रखना है। इसके बाद यदि हम देखें बैतूल में टिन पाया जाता है, ये पता होना चाहिए। तो कुछ हमने महत्वपूर्ण क्षेत्रों के देखा खनिजों से
संदर्भित। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि मैग्नीज कहां कहां पाया जाता है मध्य प्रदेश में, तो मैग्नीज मंडला जिले में पाया जाता है, बालाघाट में पाया जाता है, छिंदवाड़ा में पाया जाता है, झाबुआ में पाया जाता है। ये 4 क्षेत्र हैं जहां से मैग्नीज निकाला जाता है। फिर बात आती है टंगस्टन। टंगस्टन सिर्फ और सिर्फ होशंगाबाद में निकाला जाता है प्रमुख रूप से, तो होशंगाबाद इसमें आपको याद रखना है। लौह अयस्क की यदि हम बात करें तो नरसिंहपुर हो गया, जबलपुर हो गया, मंडला हो गया, बालाघाट हो गया, इन क्षेत्रों से झाबुआ हो गया, इन क्षेत्रों से आपका लौह अयस्क निकाला जाता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं तांबा की, तो तांबा सिर्फ और सिर्फ बालाघाट से निकाला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ इनके जिले हैं जो प्रमुख रूप से कुछ खनिजों का उत्पादन करते हैं, उन जिलों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे सिंगरौली की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, कोंडरमम यहाँ के पीपरी व परकोटा में पाया जाता है। मतलब सिंगरौली से कोंडरम निकाला जाता है और यह पीपरी और परकोटा में पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो धात्विक खनिज मध्य प्रदेश के संदर्भ में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से लौह अयस्क का होता है, कहां से मैग्नीज का होता है, कहां से तांबे का होता है, कहां से टंगस्टन का होता है। क्योंकि हम प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं तो हमें इनके क्षेत्र पता होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र है जो विशेष खनिज के लिए चर्चा में रहता है, विशेष खनिज के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करने वाले हैं अधात्विक खनिजों की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश से संदर्भित अधात्विक खनिजों की। धात्विक खनिजों के बारे में हमने देख लिया कौन कौन से धात्विक खनिज मध्य प्रदेश के संदर्भ में पाए जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं अधात्विक खनिजों के बारे में, और सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कोयला, कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जहां से कोयला निकाला जाता है। मैप अच्छे से स्पष्ट दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो जो मैं बोल रहा हूं वो आपको कैच करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कोयला कहां से निकाला जाता है। तो कोयला के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले रीवा का क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश में, सीधी का क्षेत्र आता है, सिंगरौली आता है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर के बाद यदि हम देखें बैतूल, ये कुछ जिले हैं जहां से कोयला मध्य प्रदेश में निकाला जाता है। तो कोयला कहां कहां से निकाला जाता है यदि हम बात करें प्रमुख रूप से, तो सीधी हो गया, सिंगरौली हो गया, रीवा हो गया, अनूपपुर हो गया, उमरिया हो गया, बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा हो गया। ये क्षेत्र हैं जहां से मध्य प्रदेश में कोयला निकाला जाता है। तो कोयला के संदर्भ में इन क्षेत्रों को आपको याद रखना है। दूसरी बात आती है चूना पत्थर। मध्य प्रदेश से चूना पत्थर भी निकाला जाता है, अग्रणी है देश में चूना पत्थर के संदर्भ में मध्य प्रदेश। तो चूना पत्थर कहां कहां से निकाला जाता है यदि हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको सीधी देखने को मिलेगा, सीधी जिला हो गया आपका, सतना जिला आपका हो गया जहां से आपको चूना पत्थर देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप चले आइए गुजरात बॉर्डर पे, तो आपको राजस्थान बॉर्डर पे चले आइए तो आपको देखने को मिलेगा मंदसौर है जहां से आपको देखने को मिलता है कि मंदसौर से भी चूना पत्थर निकाला जाता है। और चूना पत्थर के लिए छिंदवाड़ा हो गया। तो कौन कौन से जिले हैं जो विशेषकर चूना पत्थर के लिए जाने जाते हैं, सबसे पहले छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, सीधी, सतना और सतना के साथ साथ मंदसौर, ये कुछ जिले हैं जहां से आपका चूना पत्थर निकाला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है बॉक्साइट। बॉक्साइट भी मध्य प्रदेश से निकाला जाता है, और मुख्य रूप से यदि हम देखें बॉक्साइट के क्षेत्र मध्य प्रदेश में कौन है, तो जो आपका पूर्वी मध्य प्रदेश पड़ता है, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों से बॉक्साइट निकाला जाता है। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, सबसे पहले आपका बालाघाट आ जाता है। ठीक है, बालाघाट को तांबा के संदर्भ में भी हमें याद रखना है। बालाघाट हो गया। बालाघाट के बाद यदि हम देखें तो मंडला आपका हो गया, मंडला के बाद सिवनी आपका हो गया, जबलपुर आपका क्षेत्र हो गया, कटनी हो गया, शहडोल हो गया, सतना हो गया। ये कुछ क्षेत्र हैं जहां से आपको बॉक्साइट मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। विशेष रूप से यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश के ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं जहां पे आपको बॉक्साइट का संकेंद्रण देखने को मिलता है। जबलपुर, मंडला, सिवनी, इसके बाद अनूपपुर, शहडोल, सतना, ये कुछ क्षेत्र हैं, कटनी हो गया जहां से आपको बॉक्साइट देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है जो कुछ विशेष खनिजों के लिए हम बात करते हैं, ठीक है, इसके अतिरिक्त भी अन्य जिलों में भी पाया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से जो जिले हैं वो आपको पता होना चाहिए। और आपको क्या याद रखना है कि इन जिलों के बारे में याद रखना है कि कौन कौन से जिले हैं जहां से ये विशेष खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद अगला आता है हीरा। मध्य प्रदेश में हीरा कहां पे निकाला जाता है। हीरा की यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो हीरा के संदर्भ में आपको क्या याद आना चाहिए कि मध्य प्रदेश से जब हम हीरा की बात करते हैं तो पन्ना, सतना का क्षेत्र याद आना चाहिए। विशेषकर आप कह सकते हैं
कि मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्से से आपका हीरा निकाला जाता है, जिसमें जिले कौन कौन से आते हैं? टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया, सतना हो गया। ये 4 जिले प्रमुख हैं हीरे के संदर्भ में, जहां से मध्य प्रदेश में हीरा निकाला जाता है। कौन कौन से? टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना। ये 4 जिले आपको हीरे के संदर्भ में याद आने चाहिए। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में आधात्विक खनिज में जो 5वां प्रमुख आधात्विक खनिज है जो मध्य प्रदेश से निकाला जाता है, वो आता है अभ्रक। अभ्रक की यदि हम बात करें तो आप छिंदवाड़ा देखना है आपको। छिंदवाड़ा के साथ साथ आप देखोगे बालाघाट, आप देखोगे बालाघाट के बाद आप मंडला देखोगे, मंडला के बाद आप शहडोल देखोगे, शहडोल के बाद आप सीधी देखोगे, जहां से आपके अभ्रक निकाले जाते हैं। और मध्य प्रदेश में जब हम खनिजों की बात करते हैं, विशेषकर आधात्विक खनिजों की बात करते हैं, तो आप देखते हो कि आधात्विक खनिज जो ज्यादातर मध्य प्रदेश में है, आप कह लीजिए 90% हिस्सा, वो पूर्वी मध्य प्रदेश से पाया जाता है। पूर्वी मध्य प्रदेश में खनिजों का संकेंद्रण ज्यादा है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में खनिजों का संकेंद्रण 0 के बराबर है, आप कह सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको और पता होना चाहिए, जैसे ग्वालियर क्यों प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर है वो चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुखता से चीनी मिट्टी जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पाई जाती है। इसके बाद बात आता है छतरपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो क्योंकि आपने देखा कि टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना ये क्षेत्र हैं जहां से हीरा निकाला जाता है। और यदि हम हीरा में एकाधिकार की बात करें तो जो छतरपुर का क्षेत्र है उसको हीरा में एकाधिकार प्राप्त है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ सतना क्यों प्रसिद्ध है? सतना की बेहट खदान है जो गेरू उत्पादन के लिए जानी जाती है। गेरू भी एक प्रकार का आप कह सकते हैं पेंट ही होता है, कलर ही होता है, ठीक है। तो गेरू उत्पादन के लिए जो जाना जाता है मध्य प्रदेश में, वो है सतना की बेहट खदान, जहां से गेरू का उत्पादन किया जाता है। चीनी मिट्टी प्रमुखता से, जैसे आपने देखा कि ग्वालियर में पाई जाती है, उसी प्रकार से चीनी मिट्टी आपके रीवा में भी देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें उमरिया, उमरिया आपने देखा कि कोयला के संदर्भ में, तो उमरिया कोयला क्षेत्र प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटा कोयला क्षेत्र आपका है उमरिया। यदि हम बात करें शहडोल में, तो शहडोल में आप देखोगे कि सोहागपुर कोयला क्षेत्र है जो प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र शहडोल में देखने को मिलता है, प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र आपको उमरिया में देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जबलपुर क्या है? जबलपुर में सुरमा पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिवनी के लिए हमने देख लिया कि बॉक्साइट उत्पादन। बैतूल के बारे में समझना है कि बैतूल में क्या मिलता है? बैतूल में ग्रेफाइट पाया जाता है, ग्रेफाइट के उत्पादन में बैतूल मध्य प्रदेश में अग्रणी है। इसके बाद आपको बड़वानी देखना है। बड़वानी की जब हम बात करते हैं तो कैल्साइट नामक एक खनिज होता है जो आपको बड़वानी में देखने को मिलता है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं तो आ जाता है मध्य प्रदेश की कृषि फसलें, कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी कृषि फसलें पाई जाती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और कृषि फसलों में यदि हम देखें तो विशेषकर मध्य प्रदेश में जो कृषि फसलें उगाई जाती हैं उनमें आपको कपास देखने को मिलता है, गेहूं देखने को मिलता है, चावल देखने को मिलता है, चना, ज्वार और मक्का देखने को मिलता है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो आपके विशेषकर मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं जहां से कृषि की संबंध गतिविधियां होती हैं और फसल उत्पादन किया जाता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए कृषि से संबंधित जानकारी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र हैं और उस क्षेत्र विशेष में, उस जिले में किस प्रकार की फसल पाई जाती है। तो जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे पहले यदि हम बात करें कपास, कपास आपको कहां पे देखने को मिलेगा? कपास, क्योंकि कपास आपको उस क्षेत्र में देखने को मिलेगा जहां पे वर्षा भी ठीक ठाक होती हो, ठीक है। लगभग 100 सेंटीमीटर की वर्षा कपास के लिए आवश्यक है। अब कपास का जो क्षेत्र है उसको यदि हम देखें तो सबसे पहले आप देखोगे, यदि हम बात करें उत्तरी मध्य प्रदेश की, कपास देखने को नहीं मिलता है। कपास के लिए मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र है विशेषकर दक्षिणी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश की पहाड़ियां हैं, जैसे सतपुरा पहाड़ी, ये मध्य प्रदेश के विशेषकर दक्षिणी क्षेत्र में देखने को मिलती है। नर्मदा घाटी आपको मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो मैंने क्या कहा, कपास के लिए वर्षा भी चाहिए, जलवायु भी चाहिए, पाला रहित दिन चाहिए कपास के लिए, मतलब एक प्रकार से देखें तो उपोष्ण जलवायु चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि जहां पे वर्षा ज्यादा होती हो, वर्षा भी होती हो और गर्मी भी रहती हो, और तापमान एक प्रकार से कह लीजिए कि सामान्य रहता हो, तापमान में बहुत ज्यादा अंतर ना आता हो। तो वो क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र आपका दक्षिणी मध्य प्रदेश का है। और इसमें कपास की बात करते हैं तो सबसे पहले सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, थार,
धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, ये कुछ जिले हैं जहां से आपको कपास देखने को मिलता है। तो क्या आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग है, जो महाराष्ट्र से सीमा साझा करने वाले जिले हैं मध्य प्रदेश के, उन सभी जिलों में कपास पाया जाता है, कपास का उत्पादन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम देखें तो जो गुजरात से हमारे जिले सीमा साझा करते हैं वहां पे भी कपास देखने को मिलता है, लेकिन प्रमुख रूप से जो महाराष्ट्र से सीमा साझा करने वाले हमारे क्षेत्र हैं वहां पे कपास उत्पादन देखने को मिलता है। और कपास के संदर्भ में यदि हम प्रमुख जिले की बात करें तो खरगोन या पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़ या खंडवा, ये प्रमुख है जो कपास उत्पादन करने वाले मध्य प्रदेश के जिले हैं। इसके बाद बात आती है गेहूं की। गेहूं कहां कहां उगाया जाता है? तो आप कह सकते हो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल उगाई जाती है। जैसे कि सबसे पहले यदि हम बात करें रीवा की, तो रीवा आप देख रहे हैं, छतरपुर आप देख रहे हैं, छतरपुर के बाद आप शिवपुरी देख रहे हैं, मुरैना देख रहे हैं, भिंड देख रहे हैं, और इसके बाद मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का जो मध्य क्षेत्र है वहां पे गेहूं का उत्पादन किया जाता है। जैसे सागर हो गया, विदिशा हो गया, राजगढ़ हो गया, शाजापुर हो गया, भोपाल हो गया, सीहोर हो गया, देवास हो गया, इंदौर हो गया, इन क्षेत्रों में आपको गेहूं का उत्पादन देखने को मिलता है। चावल की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो चावल के क्षेत्र हैं आप कह लीजिए एक क्षेत्र विशेष में सीमित हैं, और मध्य प्रदेश में जो चावल का उत्पादन होता है विशेषकर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी पूर्वी जिलों में होता है। जैसे बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, सिवनी हो गया, मंडला हो गया, जबलपुर हो गया, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इसके बाद आप कह लीजिए सीधी, सिगरौली और आपका सतना। तो मध्य प्रदेश का ये जो पूर्वी भाग है, विशेषकर दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, वहां पर आपको देखने को मिलता है चावल का उत्पादन। और मध्य प्रदेश के यदि हम पश्चिमी भाग की बात करें, मध्य प्रदेश के यदि हम उत्तरी भाग की बात करें, यदि हम मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग की बात करें तो वहां पे चावल का उत्पादन ना के बराबर है। यदि हम छिंदवाड़ा को छोड़ दें, सिवनी को छोड़ दें, तो दक्षिणी भाग में मध्य प्रदेश के चावल का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो जब इस तरह की हम फसलों को पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे उस विशेष फसल का उत्पादन नहीं होता है, वो भी पता होना चाहिए। जैसे यदि हम आपसे पूछ लें कि क्या चावल का उत्पादन मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिला, उज्जैन, रतलाम, इनमें प्रमुख रूप से, यदि हमें सीधा सा प्रश्न बन जाए कि मध्य प्रदेश के चावल उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, और उसमें एक आपके पश्चिमी जिलों का नाम दे दिया जाए, एक आपके पूर्वी जिलों का नाम दे दिया जाए, तो आपको कहां पे टिक करना है? आपको पूर्वी जिलों को टिक करना है, क्योंकि पश्चिमी जिले चावल के लिए नहीं जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है चना। चना कहां कहां उगाया जाता है? तो चना आप कह सकते हो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में चना उगाया जाता है। जैसे रीवा हो गया, छतरपुर हो गया, शिवपुरी हो गया, गुना हो गया, मंदसौर। तो चना का जो क्षेत्र है वो पूरे मध्य प्रदेश में विस्तारित है। दक्षिणी भाग में भी है, पूर्वी भाग में भी है, पश्चिमी भाग में भी है, उत्तरी भाग में भी आपको चना देखने को मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो चना का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के मध्य भाग में देखने को मिलता है। विशेषकर आप कह लीजिए कर्क रेखा के समीप के क्षेत्रों में आपको चना की फसल देखने को मिलती है। इसके बाद बात आता है ज्वार। ज्वार भी एक प्रमुख फसल है। ज्वार का उत्पादन कहां पे होता है? तो ज्वार का उत्पादन विशेष रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में होता है। पश्चिमी भागों में होता है, दक्षिणी भागों में होता है। जैसे छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी। इसके बाद आप पश्चिमी भाग में चले जाइए, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, मंदसौर, धार, इंदौर, देवास, बड़वानी, खंडवा, ये कुछ जिले हैं जहां पे आपको ज्वार का भी उत्पादन देखने को मिलता है। ज्वार के बाद यदि हम देखें तो इसके बाद आपको देखने को मिलता है मक्का। मक्का भी मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, और आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में मक्का का जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से संपूर्ण मध्य प्रदेश में मक्के की खेती की जाती है। अब कुछ जानकारी और है इस संदर्भ में जो आपको पता होना चाहिए, कुछ फैक्ट हैं। जैसे सरसों उत्पादन करने वाले मुख्य जिले कौन से हैं मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में दो जिले आते हैं, पहला है मुरैना, दूसरा है भिंड। मुरैना और भिंड दो जिले हैं जहां पर सरसों का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। इसके बाद बात आती है अफीम। अफीम का उत्पादन कहां पे किया जाता है मध्य प्रदेश में? तो अफीम का उत्पादन मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर और रतलाम, ये तीन जिले आपको याद रखने हैं अफीम के संदर्भ में। नीमच, मंदसौर और रतलाम, जहां पे अफीम का उत्पादन किया जाता है।
इसके बाद बात आती है कपास उत्पादन वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़ या खरगोन और खंडवा, ये दो कपास उत्पादन वाले प्रमुख जिले हैं। गांजा उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, तो खंडवा और बुरहानपुर आपके गांजा उत्पादक जिले हैं। यदि हम बात करें सर्वाधिक गेहूं उत्पादन प्रति हेक्टेयर किन क्षेत्रों में होता है, तो होशंगाबाद और हरदा का क्षेत्र है जहां पे गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलता है। धान उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन सा है, तो बालाघाट आपका धान उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला है। तो कहने का मतलब है कि कुछ फसलें ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, कुछ फसलें हैं जो सीमित क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जैसे अफीम की बात किया, सीमित क्षेत्र है नीमच, मंदसौर, रतलाम। कपास का बात किया तो कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे खरगोन, खंडवा। गांजा उत्पादन की बात किया तो बुरहानपुर, खंडवा प्रमुख क्षेत्र हैं। हरदा और होशंगाबाद गेहूं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख कॉम्प्लेक्स के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख कॉम्प्लेक्स जैसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत औद्योगिक केंद्र और औद्योगिक कॉम्प्लेक्स या एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। तो सबसे पहले केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत औद्योगिक केंद्र यदि हम देखें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा भिंड। भिंड में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रकार से देखें संचालित औद्योगिक केंद्र देखने को मिलता है। राजगढ़ में देखने को मिलता है, पन्ना में देखने को मिलता है, धार में देखने को मिलता है। अब इसमें कुछ क्षेत्र हैं जो प्रमुख रूप से जानने चाहिए आपको, उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे यदि हम बात करें कटनी, तो कटनी में आपको देखने को मिलता है एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र देखने को मिलता है लंबतारा में, यह आपको पता होना चाहिए। सतना में भी एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र देखने को मिलता है नार्दन टौली, ठीक है। इसके बाद सागर में देखें, वहां भी देखने को मिलता है स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स। दूसरा आपको देखने को मिलता है नौगांव, बीना। इसी के साथ साथ यदि हम देखें तो देवास आपका क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है जहां पर आपको लेदर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। मंदसौर में आपको देखें तो जग्गा खेड़ी आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। इसी तरह झाबुआ में यदि हम देखें तो मेघनगर आपको याद रखना है जहां पे केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे केंद्र आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको धार जिला याद रखना है, पीथमपुर याद रखना है जिसको भारत का डेट्राइट कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश के किस जिले में विस्तारित है, किस जिले में पाया जाता है, तो आपको इंदौर याद रखना है। इंदौर और खरगोन के बॉर्डर पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स केंद्र देखने को मिल जाता है, ठीक है। यदि हम खरगोन में बात करें कि खरगोन में और क्या चीजें हैं, तो निमरानी एक स्थान है। निमरानी नामक स्थान पर एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र आपको देखने को मिल जाता है। और छिंदवाड़ा क्यों याद रखना है, एग्रो कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है कि यदि आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में के किस जिले में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है इंदौर। यदि आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश के किस जिले में आपको एग्रो कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है छिंदवाड़ा। इसी के साथ साथ यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहां पे देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है सागर। तो इतनी जानकारी यदि है तो आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये चीजें नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात आती है मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग के बारे में। और मध्य प्रदेश के जब हम प्रमुख उद्योग की बात करते हैं, यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख उद्योग आपको देखने को मिलते हैं, तो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश राज्य की जब बात होती है तो सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, नोट छापने का कागज और नोट छापने के कागज के साथ साथ चीनी मिट्टी के बर्तन, सूती उद्योग, प्रेस नोट, इंजीनियरिंग का सामान, रसायन का सामान और भारी बिजली के सामान के उद्योग आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हो कि मध्य प्रदेश में पहला सीमेंट का जो कारखाना था वो 1922 में मुरैना, बानमेर, जो आज मुरैना जिले के अंतर्गत है, मुरैना में स्थापित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सीमेंट का पहला कारखाना बानमोर, मुरैना में स्थापित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ यदि हम देखें गुना क्यों याद रखना है, क्योंकि गुना जिले के विजयपुर में औद्योगिक गैस प्लांट एवं नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना है। तो मध्य प्रदेश के गुना जिले में नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना है, ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का भोपाल क्यों चर्चा में रहता है, भोपाल की यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्यों चर्चा में रहती है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में भारी बिजली के उपकरण बनाने का कारखाना स्थित है जो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित
किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से यदि हम देखें देवास, देवास में बैंक नोट प्रेस है, लेदर कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है। बुरहानपुर क्यों चर्चा में रहता है? मध्य प्रदेश की पहली सूती कपड़ा मिल आपको बुरहानपुर में देखने को मिलती है, जो वर्ष 1906 में स्थापित की गई थी। इसी तरह से होशंगाबाद है, होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना 1967-68 में की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें सीमेंट उद्योग, मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग देखने को मिलता है, तो आपको 3 से 4 जिले याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला मुरैना याद रखना है, दूसरा सतना याद रखना है, तीसरा कटनी याद रखना है और चौथा नीमच याद रखना है। 4 प्रमुख जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां पे सीमेंट उद्योग का विस्तार देखने को मिलता है। कौन कौन से? मुरैना, सतना, कटनी और नीमच। इन 4 क्षेत्रों में आपको सीमेंट उद्योग से संबंधित गतिविधियां मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। दूसरी बात आती है चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग मध्य प्रदेश के किन जिलों में विस्तारित है? तो चमड़ा उद्योग की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर का क्षेत्र हो गया, देवास का क्षेत्र हो गया। इन 2 जिलों में मध्य प्रदेश के चमड़ा उद्योग से संबंधित गतिविधियां होती हैं। तो चमड़ा उद्योग सीमित है 2 जगह पे, देवास और ग्वालियर, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है नोट छापने का कारखाना कहां पे है? तो नोट छापने का जो कारखाना है वो आपका देखने को मिलता है होशंगाबाद में। आपको नोट छापने के जो कागज बनते हैं वो आपको देखने को मिलता है कि कागज जिसपे नोट आती है, प्रिंटिंग नोट के लिए जो कागज होता है वो होशंगाबाद में तैयार किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि मध्य प्रदेश में क्या सूती उद्योग से संबंधित, आपको सूती वस्त्र से संबंधित उद्योग देखने को मिलेंगे? जी हाँ, देखने को मिलेंगे। किन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित? तो आपको उज्जैन, इंदौर और खंडवा याद रखना है, जहां पे सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित गतिविधियां देखने को मिलती हैं। यदि हम बात करें उत्तर में तो आपको ग्वालियर भी याद रखना है, मंदसौर भी याद रखना है। तो 5 जिले मुख्य रूप से हैं जो सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, खंडवा और ग्वालियर। ये 4 जिले आपको या 5 जिले आपको याद आने चाहिए जो सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित हैं। इसके बाद बात आती है प्रेस नोट। प्रेस नोट कहां से तैयार की जाती है? तो देवास क्षेत्र है मध्य प्रदेश का जहां पे प्रेस नोट तैयार की जाती है, बैंक नोट प्रेस की जाती है, प्रिंट की जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है क्या इंजीनियरिंग उद्योग भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं? जी हाँ, मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग उद्योग भी देखने को मिलते हैं। कहां पर? इंदौर का जो क्षेत्र है वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्षेत्र है मध्य प्रदेश में जो इंजीनियरिंग उद्योग के लिए विख्यात है, वो आपका है इंदौर। इंदौर के क्षेत्र में इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित कारखाने देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात आती है रसायन उद्योग। क्या मध्य प्रदेश में रसायन उद्योग से संबंधित गतिविधियां भी होती हैं? जी हाँ, मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं रतलाम और उज्जैन, यहाँ पे रसायन उद्योग से संबंधित गतिविधियां आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखने को मिलती हैं। फिर बात आती है भारी बिजली का। भारी बिजली का जो सामान बनता है वो कहां से बनता है? तो वो मध्य प्रदेश के भोपाल से बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र हैं वो आपको पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र विशेष में कौन सी गतिविधियां आपको देखने को मिलती हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे और आगे देखते हैं अन्य तथ्यों के बारे में, मध्य प्रदेश से संबंधित फैक्ट के बारे में, जिसमें सबसे पहले आपका आता है औद्योगिक प्रक्षेत्र अधोसंरचना। तो ग्वालियर, ग्वालियर क्यों जाना जाता है? स्टोन पार्क के लिए ग्वालियर जाना जाता है। छतरपुर क्यों जाना जाता है? छतरपुर में पनीर उद्योग स्थापित है इसलिए जाना जाता है। कटनी क्यों जाना जाता है? कटनी में स्टोन पार्क स्थापित है इसलिए जाना जाता है। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो आपका जबलपुर क्यों जाना जाता है? जबलपुर गारमेंट क्लस्टर के रूप में जाना जाता है, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में जाना जाता है। रायसेन क्यों जाना जाता है? यदि हम देखें तो मंडी द्वीप अपने ऑप्टिकल फाइबर उद्योग के लिए जाना जाता है। रायसेन में जो मंडी द्वीप है वो अपने ऑप्टिकल फाइबर उद्योग के लिए जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। बुरहानपुर क्यों जाना जाता है? बुरहानपुर अपने पावर लूम उद्योग के लिए जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इंदौर क्यों जाना जाता है? इंदौर आपका पीथपुरा ऑटो क्लस्टर, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर के रूप में इंदौर आपका जाना जाता है। मंदसौर आपका दिया हुआ है, मंदसौर क्यों जाना जाता है? मंदसौर में फूड पार्क स्थापित है इसलिए मंदसौर आपका चर्चा में रहता है। छिंदवाड़ा क्यों जाना जाता है? छिंदवाड़ा में भी आपका फूड पार्क देखने को मिलता है।
तो ये कुछ क्षेत्र हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका स्टोन पार्क देखने को मिलता है। स्टोन पार्क आपको कटनी में देखने को मिलेगा, ग्वालियर में देखने को मिलेगा। फिर यदि बात आती है फूड पार्क कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो फूड पार्क मध्य प्रदेश के मंदसौर में देखने को मिलेगा। फिर बात आती है पीथपुरा ऑटो क्लस्टर विशेष आर्थिक परिक्षेत्र रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स कहां पे देखने को मिलेगा, तो इंदौर आपका क्षेत्र है प्रमुख रूप से, जहां पे ये सारी गतिविधियां आपको देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आती है केंद्र सरकार के उपक्रम। मध्य प्रदेश में कहां किस किस जिले में केंद्र सरकार के उपक्रम हैं, तो मध्य प्रदेश के 2 जिले आपको याद रखने हैं प्रमुख रूप से। पहला है जबलपुर, दूसरा है होशंगाबाद। होशंगाबाद क्यों याद रखना है, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इटारसी में, इसलिए आपको होशंगाबाद याद रखना है। जबलपुर क्यों याद रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गन कैरिज फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, ग्रे आयरन फाउंड्री, ये सारी चीजें आपको जबलपुर में देखने को मिलती हैं। तो 2 क्षेत्र आपके, यदि आप कह लीजिए डिफेंस के संबंधित 2 क्षेत्र आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। पहला होशंगाबाद, दूसरा आपका जबलपुर। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश केंद्र सरकार। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से सार्वजनिक उपक्रम हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित हैं। सबसे पहले इंदौर। इंदौर में आपको देखने को मिलता है स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल्स लिमिटेड, केंद्र सरकार की इकाई है। कल्याण मल मिल्स लिमिटेड, इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड, ये 3 क्षेत्र आपको इंदौर में देखने को मिलते हैं। बुरहानपुर में बुरहानपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड, ये आपको बुरहानपुर में देखने को मिलता है। भोपाल की यदि हम बात करें तो दी न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड भोपाल में देखने को मिलता है। हीरा मिल्स लिमिटेड उज्जैन में देखने को मिलता है। ये कुछ केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं जो मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा स्थापित उद्योग। कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं, किन क्षेत्रों में, इसकी बात हम करते हैं। सबसे पहले सागर का क्षेत्र। सागर में क्या स्थापित किया गया है, कीटनाशक संयंत्र स्थापित किया गया है बीना नामक स्थान पे। भोपाल में क्या है, जीवाणु खाद्य संयंत्र है। फल संवर्धन इकाई आपके भोपाल में देखने को मिलती है। धार जिले में क्या है, पोषण आहार संयंत्र आपको देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के बाद होशंगाबाद में क्या है, होशंगाबाद में यंत्रीकृत कृषि प्रक्षेत्र बॉम्बे डेयरी फार्म, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, चलिए मध्य प्रदेश सार्वजनिक क्षेत्र के हम देख लें कौन कौन से उपक्रम हैं। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कौन कौन से हैं। सबसे पहले ग्वालियर में है लेदर फैक्ट्री एंड ट्रेनरी। ठीक है, इसके बाद विदिशा में है आपका मेटल वर्क्स। इसके बाद आपका गुना में है साइकिल उद्योग। रतलाम में है अल्कोहल प्लांट एवं कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज। इसके बाद आपके भोपाल में देखने को मिलता है भोपाल उद्योग। देवास में देवास इलेक्ट्रिकल्स। इसके बाद खंडवा में यदि हम बात करें कृषि उपकरण फैक्ट्री। इंदौर में यदि हम बात करें इंजीनियरिंग वर्क्स, टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट और छाता उद्योग देखने को मिलता है। जबलपुर की यदि हम बात करें तो जबलपुर में आपको फर्नीचर उद्योग से संबंधित इकाइयां, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां देखने को मिलती हैं। अब बात आती है मध्य प्रदेश के स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। सेज की बात आती है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जब सेज की बात आती है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहली बात, बोर्ड ऑफ अप्रूवल वाणिज्य सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त मंत्रालय भारत सरकार से विकास कार्य 2010 में पूर्ण किए गए। कहां पे, जबलपुर में। और जबलपुर में क्या देखने को मिलता है, मिनरल एंड मिनरल वेस्ट से संबंधित जो इकाई देखने को मिलती है वो आपका देखने को मिलता है जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर और क्यों जाना जाता है यदि हम देखें तो जबलपुर के संदर्भ में भी हमने बहुत सारे तथ्य देखे। ठीक है, अब इसमें यदि हम देखें सीधी क्यों जाना जाता है, सीधी में यदि हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हिंडाल्को की एक इकाई देखने को मिलती है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त इकाई है, जिसमें बोलते हैं आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक है। एल्युमिनियम SEZ है, एल्युमिनियम से संबंधित सेज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हिंडाल्को इंडस्ट्री द्वारा संचालित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद धार जिले की हम बात करते हैं तो प्रदेश का प्रथम ग्रीन फील्ड सेज जो कार्यरत है, वर्तमान में 48 उद्योगों को
147 हेक्टेयर भूमि पर आवंटित किया गया है, जिनमें से 20 इकाइयों द्वारा उद्योग स्थापित कर उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। तो धार जिला आपका महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है धार जिला? धार जिले में यदि आप देखें तो इसमें बहुत तरह की इकाइयां आपको देखने को मिलती है। प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड सीज है। इसमें बोला गया है कि 48 उद्योग जो है यहाँ पे स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 20 कार्यरत हैं, 20 कार्य कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ औद्योगिक विकास से संबंधित संस्थाएं हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे जब हम बात करते हैं भोपाल की, तो भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालय देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश निर्यात निगम मर्यादित देखने को मिलता है। ये सारी की सारी जो औद्योगिक विकास संस्थाएं हैं, ये भोपाल में स्थित हैं, भोपाल से संदर्भित इकाइयां हैं। इसके बाद इंदौर में आपको 2 इकाइयां देखने को मिलती है। कौन कौन? मध्य प्रदेश वित्त निगम और मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम। तो 2 सिर्फ याद रख लीजिए, क्या कि मध्य प्रदेश से संबंधित औद्योगिक विकास इकाइयों की बात की जाए तो हमें सिर्फ 2 इकाइयों को याद रखना है। कौन सी? जो इकाइयां आपके इंदौर में हैं उनको याद रखिए, क्योंकि बाकी की जो इकाइयां हैं वो आपको भोपाल में देखने को मिलेंगी। तो इंदौर में क्या देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश वित्त निगम देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम देखने को मिलेगा। ये याद रखिए, वित्त निगम, वस्त्र उद्योग निगम आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। बाकी की जो संबंधित इकाइयां हैं वो आपको कहां पे देखने को मिलेंगी? वो आपको भोपाल में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आज की जो चर्चा थी वो यहीं पे समाप्त होती है। और आज हमने क्या क्या देखा है उसके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैंने देखा मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमने जो चर्चा किया, सबसे पहले हमने किया खनिज संसाधनों की। खनिज संसाधनों के बाद हमने कृषि फसलों की चर्चा किया। कृषि फसलों के बाद हमने औद्योगिक इकाइयों को देखा हमने। तो इतनी जानकारी आज की कक्षा में आपकी हो पाई है। और कल की जो कक्षा होगी उसमें हम अभी हमारा जलवायु छूटा हुआ है, मिट्टियां छूटी हुई हैं, अपवाह तंत्र छूटा हुआ है, जलप्रपात छूटा हुआ है। तो कल की कक्षा में जलवायु, मिट्टियां, अपवाह तंत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जननांकीय प्रदेश, इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज यदि अच्छा लगे तो एक कमेंट और एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। नहीं अच्छा लगता है, कमियां हैं तो वो भी बताइएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।